आप सभी का स्वागत है सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनल अवार्ड क्या है, उसके बाद जानेंगे पूना पैक्ट क्या है। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि को, जिससे कि हमें इससे संबंधित प्रश्नों को करने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया और इस क्रम में ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया गया और कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तो कांग्रेस की भागीदारी के लिए गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसे लॉर्ड इरविन समझौता कहा गया, जिसे कि दिल्ली पैक्ट भी कहा गया था। और इस समझौते के बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना तय किया और इस क्रम में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। फिर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, किंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र पे जो है वह सहमति नहीं बनती है और इसके कारण महात्मा गांधी वहाँ से लौट आते हैं और फिर से 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन इसके एक दिन बाद ही 4 जनवरी को उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था और इस वजह से उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इसके बाद कोई संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जा सका भारत के पक्ष में। तब जो तत्कालीन समय में ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने तत्कालीन इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड जॉर्ज पंचम ने कहा कि आप इसके बारे में अपना निर्णय लें और इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसको कि सांप्रदायिक पंचायत भी कहा गया। कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र को और विस्तारित किया गया और इसके अंतर्गत दलित जातियों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। इससे पहले मुसलमानों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को भी प्रदान किया जा चुका था पृथक निर्वाचन क्षेत्र और इसी का विरोध हुआ BR अम्बेडकर के साथ और जिसके कारण महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे। क्योंकि BR अम्बेडकर जो थे वह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। तो ये था कुछ घटनाक्रम कम्युनल अवार्ड का। तो चलिए इससे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसी बीच में हम लोग पुणे पैक्ट को भी जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो मैंने बताया कि तत्कालीन समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन था? तो सांप्रदायिक पंचायत के जनक थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, यहाँ से एक डेट भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस डेट को हुई? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलित वर्गों को या फिर अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। हालांकि इससे पहले मुसलमानों को, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियनों को, यूरोपीय लोगों को, दलित वर्गों और महिलाओं और मराठों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। तो इसको भी देख लेते हैं कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित की थी? तो मुख्य रूप से दलित वर्गों को इसमें दिया गया था और इससे पहले जो चले आ रहे थे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो मैंने बताया कि मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपीय लोगों, दलित वर्गों और महिलाओं तथा मराठों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्या इसमें बौद्धों को
पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, तो बौद्धों को इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही तथ्य क्या क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो ये बात बिल्कुल सही है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। अगला है कि इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो बी आर अम्बेडकर इसमें विश्वास करते थे कि दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति को प्रदान करके ही दलितों का उत्थान संभव है, और इसी के लिए उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग भी की थी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो यह कथन डॉक्टर बी एस मुंजे ने कहा था। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कर दी गई, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह चुनौती पेश की कि अगर 1 महीने के अंदर कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लिया जाएगा तो वह आमरण अनशन करेंगे। और इसके लगभग 1 महीने बाद 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने स्वतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो उस समय के परिगणित जातियां अर्थात दलित जातियों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, उसको हटवाने के लिए ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास क्यों किया था? तो 1932 ईस्वी में जो कि डेट की बात करें तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी से महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाना था। तो इसके विरोध में ही उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया था। पृथक निर्वाचन किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण एक दूसरे से अलग हैं। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, और कब हुआ? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। यह डेट इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने क्या किया? आमरण अनशन शुरू किया, और उसके कुछ दिनों बाद अर्थात 4 दिन बाद बी आर अम्बेडकर को राष्ट्रवादी नेताओं ने समझाया, और तब जाके बी आर अम्बेडकर जो है वह महात्मा गांधी से समझौता करने के लिए तैयार हुए। और समझौता किस बात पे हुआ? तो क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में 71 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को हटा दिया जाए और मैं आपके लिए 147 सीटें आरक्षित कर रहा हूं, लेकिन यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित नहीं होंगी, यह सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित होंगी। अर्थात अगर दलित वर्ग इलेक्शन में प्रतिनिधिक रूप में खड़ा हुआ है तो उसको सारे जाति के लोग अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता था कि अगर दलित खड़ा है तो उसको केवल दलित ही वोट करेंगे। तो और इस तरह से महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे ही पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मैंने बताया कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो था वह पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन इस पर बी आर अम्बेडकर ने तो हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। अगर अन्य लोगों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे,
उसके साथ साथ सी राजगोपालाचारी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इन नामों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट पर बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा सी राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ एक प्रमुख व्यक्ति का नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नाम महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता का सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से था। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पे आरक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो मैंने अभी ऊपर बताया कि सांप्रदायिक अवार्ड के अंतर्गत दलितों को 71 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर दी गई थी। लेकिन जब पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ तो उन दोनों ने 147 आरक्षित सीटें जो थी उस पर सहमति व्यक्त की और इनका चुनाव क्या होना था? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र द्वारा होना था, ना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? तो पूना समझौते में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। ये सीट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन महात्मा गांधी ने किया और इसी को बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। तो इसका गठन कब किया गया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ या फिर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन 30 सितंबर 1932 ईस्वी को किया और जब इनको गिरफ्तार करके 4 जनवरी 1932 ईस्वी को जेल में बंद कर दिया गया तो उसके बाद जब वहां से वह रिहा किए गए तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है वह हरिजन उत्थान में लगाया। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ या फिर इसके इंग्लिश नाम की बात करें तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसी को बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष या फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष या फिर प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, जिनका शॉर्ट नाम है जी.डी. बिरला। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो दलित वर्ग को हरिजन नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो नवजीवन जो पत्र था वह 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया। अब चलिए अंत में कुछ प्रमुख दलित संगठन और उसके संस्थापकों को जान लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना एम.सी. राजा के द्वारा 1926 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग या फिर हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की। इसके बारे में मैंने बताया। अगला है दलित वर्गों का संघ या फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग, तो दलित वर्गों का संघ या फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना जगजीवन राम ने 1935 ईस्वी में की थी। अगला है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी दलित संगठन महत्वपूर्ण है, इनके डेट्स भी महत्वपूर्ण है और इनके संस्थापक के नाम भी महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट से संबंधित सभी प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।